डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बीकॉम पार्ट थर्ड के सेकंड पेपर एबीएसटी का जो ऑप्शनल होता है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस महाविद्यालय में जो सेकंड ऑप्शनल पेपर है बीकॉम पार्ट थर्ड में, वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स का चलाया जा रहा है। फर्स्ट पेपर आप जानते हैं ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंपलसरी पेपर होता है। दूसरा पेपर एबीएसटी का जो हम लोग यहाँ चला रहे हैं राजेश पायलट कॉलेज में, वो जीएसटी का चला रहे हैं। तो आप सभी लोगों को जीएसटी के पेपर की ही तैयारी करनी है एज ए सेकेंड पेपर ऑफ एबीएसटी। मैंने इस संदर्भ में आप लोगों को नोटिस डाल दिया है प्राचार्य जी से परमिशन लेकर के, क्योंकि जीएसटी आज के टाइम में बहुत ही रेलेवेंट सब्जेक्ट है और कॉमर्स और ख़ास तौर से एबीएसटी जो पढ़ रहे हैं विद्यार्थी, उन्हें जो टैक्स सिस्टम जीएसटी का है, किस तरह से वर्क करता है, क्या है जीएसटी, वो उसकी नॉलेज ज़रूर लें, क्योंकि फ्यूचर में भी जब भी आप कहीं आगे जाएंगे एज ए कॉमर्स स्टूडेंट तो आपसे उम्मीद की जाती है कि जीएसटी के बारे में आपको जानकारी हो। तो इसलिए हम लोग इस पेपर को चला रहे हैं। तो आज का जो पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन होगा, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी, वाई जीएसटी, क्यों लाया गया, क्या है जीएसटी और इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में बात करूंगा। आप जानते हैं कि जो इंडिया में टैक्स सिस्टम है वो दो तरह के टैक्सेस हम लगाते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस का मतलब जिस पर टैक्स लगाया और वसूला भी उसी से, एक्स पर टैक्स लगाया और एक्स से ही वसूल कर लिया, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो लगाया तो एक्स पर है परंतु वसूला वाई से है, या यूँ कहिए ऐसे कर जिनका अल्टीमेट बर्डन कस्टमर या कंज्यूमर पे आता है, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहलाते हैं। तो दो तरह के टैक्स हैं इंडिया में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। टैक्स लगाने का जो सिस्टम है वो सिस्टम ये है कि कुछ टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट्स लगाती हैं और कुछ लोकल बॉडीज़ लगाती हैं, और ये लोकल बॉडीज़ जो टैक्स लगाती हैं वो स्टेट टैक्स का ही पार्ट होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है आप जानते हैं, इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन्स टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, ये तो डायरेक्ट टैक्स में आते हैं सारे। इनडायरेक्ट टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है वो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी है, सर्विस टैक्स था, कस्टम ड्यूटी थी। तो इस तरह के जो टैक्सेस हैं वो केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स जो टैक्स लगाती हैं उनमें एक तो वैट, सेल्स पर वैल्यू एडिड टैक्स लगता था, एक्साइज ड्यूटी, बाकी सभी वस्तुओं पर एक्साइज ड्यूटी, पीने योग्य अल्कोहल मीन शराब और मेडिकल यूज़ की अफीम, दो चीज़ों को छोड़ करके बाकी जितनी भी वस्तुओं का प्रोडक्शन होता है उन सब पर एक्साइज ड्यूटी केंद्र सरकार लगाती है और इन दो वस्तुओं पर संबंधित राज्य सरकार लगाती है। तो चाहे वैट हो, शराब पर एक्साइज ड्यूटी हो, एंटरटेनमेंट टैक्स हो, एंट्री टैक्स है, ऑक्ट्रॉय है, या एडवर्टीजमेंट विज्ञापन कर, टीवी, रेडियो, अखबार में विज्ञापन का जो टैक्स होता है वो केंद्र को जाता है और अन्य चीज़ों के विज्ञापन का जो टैक्स होता है वो राज्य सरकार को मिलता है। तो इस तरह से इंडिया में दो तरह के टैक्सेस लग रहे थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लगाने का काम कुछ टैक्सेस को केंद्र सरकार करती और कुछ टैक्सेस को लगाने का काम राज्य सरकार करती थी। जीएसटी आने से पहले इंडिया में जो ओल्ड टैक्स सिस्टम था वो 86 से पहले सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम था। सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम में क्या होता था, इसमें कई स्टेजेस पर टैक्स लिया जाता था और इस बात का
टैक्स लगाते समय कोई फर्क नहीं पड़ता था कि इस पर पहले टैक्स लगा है या नहीं लगा है। वैट सिस्टम आने से पहले सिंगल पॉइंटेड टैक्स सिस्टम था और सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम में हर पॉइंट पे टैक्स लगता था। पहले टैक्स लगा या नहीं लगा इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। वैट सिस्टम आ गया तो इसमें हर व्यक्ति उतनी ही वैल्यू पर टैक्स पे करता है जितनी उसने वैल्यू ऐड की। मैंने 100 रुपये का माल खरीदा, 50 रुपये वैल्यू ऐड की, 150 में बेच दिया, तो मुझे जो टैक्स पे करना है वो 50 रुपये जो वैल्यू ऐड किए मैंने उसी पर टैक्स पे करना है। तो पहले तो था सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम, फिर वैट सिस्टम आया। वैट प्रिंसिपल में जितनी आप वैल्यू ऐड करते हैं उस पर आपको टैक्स देना होता है। 86 में जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी उसका नाम बदल करके उसको कर दिया गया मॉड वैट, मॉडिफाइड वैट, और इसमें व्यवस्था कर दी गई कि एक्साइज ड्यूटी अगर एक बार पे कर दी है तो उस पर पुनः टैक्स नहीं लगेगा, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, अर्थात एक्साइज ड्यूटी का इनपुट क्रेडिट दिया जाने लगा। ABC 3 प्रोड्यूसर हैं, ए ने बी को माल बेचा, बी ने सी को, सपोज बी ने ए से माल खरीदा 100 रुपये का और उसमें उसने वैल्यू ऐड कर दी 150, 100 प्लस 50 150। तो अब 150 में उसने माल बेच दिया है सी को, तो बी पर टैक्स हम लेंगे 150 पे, लेकिन 100 रुपये जो माल खरीदते समय का मूल्य था उस पर जो टैक्स उसने पे किया है वो उसमें से लेस हो जाएगा। मीन्स 150 का टैक्स कैलकुलेट करूंगा, 100 का टैक्स लेस कर दूंगा, नेट डिफरेंस जो वैल्यू ऐड की है उसी का हम उससे टैक्स लेंगे। मीन्स 96 से मॉडवेट में एक्साइज ड्यूटी एक बार लग गई है तो आगे जो प्रोडक्शन पर टोटल एक्साइज ड्यूटी बनेगी, जो एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी पेड है वो उसमें से लेस कर दी जाएगी। इस तरह से फिर 94 में सर्विस टैक्स आ गया तो मॉडवेट का नाम बदल करके कर दिया गया सैनवेट, और इसमें एक्साइज ड्यूटी की जो इनपुट क्रेडिट दी जाती थी जो ऑलरेडी पेड है उसको घटाया जाता था। सर्विस टैक्स की भी क्रेडिट देना प्रारंभ कर दिया गया, मतलब अगर किसी ने सर्विस टैक्स पे कर दिया है पहले तो जो आगे टैक्स बनेगा उसमें से पे किए हुए सर्विस टैक्स को लेस कर देंगे। तो सैनवेट में एक्साइज ड्यूटी की इनपुट क्रेडिट और सर्विस टैक्स की इनपुट क्रेडिट देना प्रारंभ कर दिया गया। तो ये तो हिस्ट्री रही या ब्रीफ डिस्कशन रहा जीएसटी आने से पहले, कि पहले सिंगल पॉइंट टैक्स सिस्टम हुआ करता था, फिर वैट प्रिंसिपल जब लागू किया गया तो सबसे पहले 1986 में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को मॉडवेट में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब उसकी इनपुट क्रेडिट दी जाने लगी। 94 में मॉडवेट की जगह सैनवेट आ गया और एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स दोनों की क्रेडिट मिलना प्रारंभ हो गया। तो अब जीएसटी लाने की फिर आवश्यकता क्यों हुई, इसके निम्न कारण हैं। क्या कारण है? पहला कारण तो ये, गुड्स और सर्विसेज पर अलग अलग टैक्स चल रहे थे। कुछ को हम गुड्स मानते थे, कुछ को सर्विस मानते थे। गुड्स की टैक्स रेट्स अलग होती थी, सर्विसेज की अलग होती थी। इनको जो गुड्स और सर्विस थे उनका टैक्स एक ही करना था, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि कभी किसी वस्तु को हमने गुड्स लिख दिया तो वो नाम चेंज करके कहने लगा कि ये सर्विस है, सर्विस को इंक्लूड कर लिया, तो सर्विस के बाद फिर उसने कुछ नाम और चेंज किया, बोले गुड्स है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी कि किसको गुड्स माने और किसको सर्विस माने। तो इसलिए ये आवश्यकता थी कि गुड्स और सर्विसेज पर टैक्स की दर एक ही कर दी जाए, तो इस झंझट से ही छुट्टी मिल जाए कि ये गुड्स है या सर्विस है। दूसरा, सैनवेट प्लस वैट की कैस्केडिंग इफेक्ट को समाप्त करना था। सैनवेट किस पे लग रहा था?
जो केंद्र सरकार वस्तुओं का उत्पादन करने वाली संस्थाएं हैं, उन पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाती है और सर्विस टैक्स लगता था, उनकी तो आपस में छूट मिल रही थी। सपोज ग्लास का फैक्ट्री में उत्पादन हुआ, एक्साइज ड्यूटी लग गई बाहर निकलते ही, अब मार्केट में आया तो अब उस पर वैट लगेगा, और वैट किस पे लगेगा? टोटल वैल्यू पे लगेगा इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी के ऊपर भी फिर टैक्स लग गया वैट के नाम से। तो एक्साइज ड्यूटी या सैनवैट के और वैट, इनका जो इफेक्ट आ रहा था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, जिसको कैस्केडिंग इफेक्ट कहते हैं। टैक्स के ऊपर टैक्स लगना, उसको समाप्त करना था। इसी तरह से स्टेट जो एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं वो पीने योग्य अल्कोहल और अफीम पर लगाती हैं। तो सपोज शराब का उत्पादन हुआ, उत्पादन पे एक्साइज ड्यूटी लग गई, 100 रुपये का कॉस्ट थी, 20 रुपये एक्साइज ड्यूटी लग गई, सपोज 120 हो गई। अब बिकने के लिए बाजार में आई तो 120 के ऊपर फिर वैट लगेगा। तो नतीजा क्या हुआ कि एक्साइज ड्यूटी टैक्स के ऊपर फिर वैट लग रहा है, टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो चाहे वो सैनवैट हो, चाहे स्टेट एक्साइज हो, यहाँ पर कैस्केडिंग इफेक्ट आ रहा था, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा था, इसको समाप्त करना था। सभी राज्यों की वैट की दरें अलग अलग थी। इससे पड़ोसी राज्य जहाँ टैक्स की रेट कम है तो वहाँ से लोग माल खरीदने के लिए आते, तो उनकी सेल या टैक्स कलेक्शन तो बढ़ जाता, लेकिन जहाँ कंजम्पशन हो रहा है, जहाँ पे माल खरीद के आ रहा है, उनको टैक्स का नुकसान होता था। तो जीएसटी का एक पर्पज़ ये भी था कि सभी राज्यों में वैट या टैक्स की दरें स्टेट के अंदर समान कर दी जाएं, ताकि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाकर माल खरीदने और टैक्स बचाने की जो कोशिश थी उस पर रोक लगाई जाए। कई सारे इस तरह के टैक्सेस थे। छोटी नगर पालिकाओं या पंचायतों से ट्रक वगैरह निकलते हैं तो एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, चुंगी थी, इनको समाप्त करना था, क्योंकि हर राज्य की एंट्री पर जब भी ट्रक एंटर होगा तो एंट्री टैक्स देना होता था। लाइनों में ट्रक खड़े रहते हैं, इससे ट्रकों का मूवमेंट बहुत स्लो होता था, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती थी, तो समय पर माल नहीं पहुंचता था। तो इस व्यवस्था को समाप्त करना था कि हर राज्य की एंट्री पर जो एंट्री टैक्स देना होता था उसको समाप्त करके ट्रकों का फ्री आवागमन किया जाए। साथ ही सेंटर व स्टेट के टैक्स को जोड़ना था या एक करना था। अभी सेंटर की टैक्स रेट्स अलग होती थी, एक्साइज ड्यूटी की है सपोज, चाहे सर्विस टैक्स की हो, तो और राज्यों की टैक्स की दरें अलग अलग होती थी, हर राज्य में अलग अलग होती थी। तो सेंटर और टैक्स की जो रेट्स ऑफ टैक्स हैं उनको एक करना था। इस वजह से भी जीएसटी की आवश्यकता थी कि एक देश में एक ही तरह का टैक्स हो, चाहे वो वस्तुएं हों, चाहे वो सेवाएं हों, चाहे वो केंद्र का टैक्स हो, चाहे राज्य का टैक्स हो। तो यूनिफॉर्मिटी होगी तो टैक्स कलेक्शन में भी सुविधा रहेगी और सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा। क्या है जीएसटी? तो जीएसटी की जो परिभाषा दी गई है जीएसटी एक्ट में, आर्टिकल 366 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसमें परिभाषा लिखी गई है संविधान में के अनुसार, पीने योग्य अल्कोहल को छोड़कर किसी भी वस्तु या सेवा पर लगने वाला जो टैक्स होगा वो जीएसटी कहलाएगा। पीने योग्य अल्कोहल पे चूँकि राज्य सरकारों की मेन इनकम का सोर्स शराब की बिक्री होती है और शराब की बिक्री पर राज्य सरकारें एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं और एक्साइज ड्यूटी के ऊपर फिर वैट लगाती हैं। तो सबसे बड़ा कलेक्शन का टैक्स का जो सोर्स है राज्यों का वो शराब की बिक्री ही होती है। तो राज्यों ने जिद करके शराब को जीएसटी की परिभाषा से बाहर रखवाया है, अदरवाइज तो फिर टैक्स की रेट वहाँ फिक्स हो जाती कि इससे ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं और कैस्केडिंग इफेक्ट भी नहीं हो सकता था। तो शराब की बिक्री को तो परिभाषा से बाहर कर दिया गया, बाकी जितनी भी वस्तु और सेवाएं हैं उन पर जो टैक्स लगेगा वो जीएसटी कहलाएगा, तथा ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स है और कैसा टैक्स है? पहला,
कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक टैक्स है, पूरे भारत में लागू होगा और इसके लागू होने से केंद्र व राज्यों के निम्न कर समाप्त हो गए या इसमें सब्ज्यूम हो गए, इसमें समाहित हो गए। जीएसटी लागू होने से केंद्र के कुछ टैक्स समाप्त हो गए हैं और कुछ टैक्स राज्यों के भी समाप्त हो गए हैं। तो केंद्र के टैक्स कौन कौन से समाप्त हो गए हैं? सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो जहां भी उत्पादन पर अब जीएसटी लगने लगा है वहां एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी। सर्विस टैक्स कंप्लीटली समाप्त हो गया है। कस्टम ड्यूटी, माल के विदेश से आयात करने पर अतिरिक्त सीमा शुल्क, काउंटर वैलिंग ड्यूटी, सीवीडी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी लगती थी, वो समाप्त कर दी गई। उत्पादन पर इसी तरह से एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगती थी, वो भी समाप्त कर दी गई। कई बार माल आयात करते थे तो इस पर स्पेशल एडिशनल कस्टम ड्यूटी एसएडी लगती थी, उसको भी समाप्त कर दिया गया। और सेस और जो सरचार्ज लगते थे उनको भी समाप्त कर दिया गया। तो जीएसटी आने से क्या हुआ कि केंद्र सरकार के ये टैक्स समाप्त हो गए, लेकिन ये ध्यान रखना है एक्साइज ड्यूटी वहीं समाप्त हुई है जहां पर जीएसटी लागू हो गई है। अधिकांश जगह जीएसटी लागू हो गई है, लेकिन कुछ चीज़ों पर अभी भी एक्साइज ड्यूटी लगती है क्योंकि वहां पर अभी जीएसटी नहीं लगता है। राज्यों के भी कुछ टैक्स समाप्त हो गए हैं, जैसे राज्यों में बिक्री पर वैट लगता था वो समाप्त हो गया है, परंतु जहां जीएसटी लग गया है वहीं ये समाप्त हुआ है। अभी शराब, पेट्रोलियम, बिजली के उत्पादन पर एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो एक्साइज ड्यूटी लगती है तो यहाँ पर अभी वैट चालू है। इसी तरह से एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स जो राज्य सरकारें लगाती थी वो बंद कर दिए गए हैं। सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी, एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में माल के आवागमन या क्रय विक्रय पर जो पहले टैक्स लगता था वो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वो भी समाप्त हो गया है। विज्ञापन पर जो टैक्स लगते थे, परचेज टैक्स है, लॉटरी टैक्स है, इस तरह के जो टैक्सेस थे जो राज्यों के द्वारा लगाए जाते थे, जीएसटी लगने के बाद वो समाप्त हो गए। तो पहला तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, व्यापक टैक्स है, पूरे हिंदुस्तान में लागू होता है और इसके लागू होने से कुछ टैक्स केंद्र के और कुछ टैक्स राज्यों के समाप्त हो गए। दूसरा, ये मल्टी स्टेज टैक्स है। ये मल्टी स्टेज का मतलब कई चरणों में लगने वाला टैक्स है। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे पहले क्या होता था, रॉ मटेरियल आपने खरीदा, प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन करके उसको होलसेलर को बेच दिया, होलसेलर ने रिटेलर को बेच दिया और रिटेलर ने कस्टमर को बेच दिया। तो जैसे रॉ मटेरियल आप खरीदेंगे तो पहले रॉ मटेरियल की खरीद पर वैट लगेगा। प्रोडक्शन किया आपने तो एक्साइज ड्यूटी मीन्स सैन वैट लगेगा। फिर आप प्रोडक्शन करके माल उत्पादित करके उस माल को होलसेलर को बेचेंगे तो फिर वैट लगेगा। होलसेलर रिटेलर को बेचेगा तो फिर वैट लगेगा। और रिटेलर कस्टमर को माल जो टैक्स है उसको जोड़ के उससे वैट का पैसा ले करके फिर माल उसको बेच देगा। कहने का मतलब जो रॉ मटेरियल परचेज किया पहले प्रोडक्शन के लिए, पहले वैट लगा, प्रोडक्शन हो गया तो सैन वैट, फिर होलसेलर को वैट बेचा तो वैट, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा तो फिर वैट लगेगा और आगे रिटेलर टैक्स जोड़ के माल कस्टमर से वसूल कर लेगा टैक्स की अमाउंट। अब क्या होगा, प्रोडक्शन के लिए जैसे आप माल खरीदेंगे पहले आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। प्रोडक्शन हो गया तो जितनी आपने वैल्यू ऐड की है उस अतिरिक्त वैल्यू पे जीएसटी लग जाएगा। फिर होलसेलर से जीएसटी, होलसेलर के बाद फिर जीएसटी। कहने का मतलब अब हर जगह क्या हो जाएगा, जीएसटी हो जाएगा। पहले वैट था, फिर सैन वैट था, फिर वैट लगता था।
तो मल्टी स्टेज टैक्स है, हर स्टेज पर जो वैल्यू ऐड की जाएगी उस वैल्यू पर ही आपको टैक्स पे करना होगा। जितना टैक्स आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं वो टोटल टैक्स में से माइनस होता चला गया। वैल्यू एडिड टैक्स है, हर लेवल पे जो वैल्यू ऐड होती है उसी पर टैक्स लगता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब सप्लाई का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पर टैक्स लगेगा। जीएसटी में केंद्र व राज्य दोनों का हिस्सा होता है। केंद्र का हिस्सा तो माल कहीं भी बिके केंद्र के पास जाएगा, लेकिन राज्य का जो टैक्स है वो उस राज्य को मिलेगा जहां सप्लाई चेन समाप्त होती है। ए बी सी डी से होकर के डी स्टेट में माल फाइनली कस्टमर या कंज्यूमर के पास पहुंचा है, तो जितना भी टैक्स इस प्रक्रिया में चार्ज किया गया है वो उस राज्य को मिलेगा जहां पर वो माल कंज्यूम किया जा रहा है, जहां पर सप्लाई चेन एंड हो रही है। डी स्टेट में हो रही है तो ए बी स्टेटों में बिक्री पर जो टैक्स लगा है उन राज्यों को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, सारा का सारा टैक्स राज्य का हिस्सा डी स्टेट को मिलेगा। इसलिए ये डेस्टिनेशन वेस्ट टैक्स कहलाता है। अल्कोहल जीएसटी से बाहर है अभी, इस पर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगती और वैट लगता है। पेट्रोलियम को भी, पेट्रोल डीजल या पेट्रोलियम प्रोडक्ट को भी अभी जीएसटी की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया, उसके दायरे से बाहर रखा गया है। तो अभी केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती हैं पेट्रोलियम पर और राज्य सरकारें एक्साइज ड्यूटी और कॉस्ट की जो अमाउंट होती है उस पर फिर अपना वैट लगाती हैं। मतलब कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स के ऊपर टैक्स लगने का सिस्टम अभी जारी है। यहाँ पे अल्कोहल पर भी है, पेट्रोलियम पर भी है। इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी में शामिल नहीं किया गया है। केंद्र सरकार इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर एक्साइज ड्यूटी ले सकती है, परंतु केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी नहीं लगाती है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी पर सिर्फ अभी वैट लगता है। राज्य सरकारें अपने राज्य का जो टैक्स है वही चार्ज करती हैं। तो कुल मिलाकर के आज का जो इंट्रोडक्शन था जीएसटी का, उसमें मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया कि जीएसटी आने से पहले जो ओल्ड सिस्टम था वो सिंगल पॉइंट टैक्स कलेक्शन सिस्टम था। पहले टैक्स लगा या नहीं लगा, हर पॉइंट पे टैक्स लगता था, जिससे टैक्स के ऊपर टैक्स लगता जाता था, वस्तुएं महंगी होती जाती थी। फिर वैट सिस्टम आया। वैट सिस्टम में जो वैल्यू आप ऐड करते हैं सिर्फ उसी का टैक्स हम लेते हैं। 86 में एक्साइज ड्यूटी को मोड वैट कहने लगे। जितनी एक्साइज ड्यूटी आप पे कर चुके हैं पहले, वो टोटल एक्साइज ड्यूटी आगे जो लग रही है उसमें से लेस होने लगी। 94 में सर्विस टैक्स आ गया तो मोड वैट की जगह नाम सैनवैट हो गया, और सैनवैट में भी इनपुट टैक्स की क्रेडिट मिलने लगी। मींस जो आपने ऑलरेडी टैक्स पे किया हुआ है वो टैक्स लायबिलिटी आपकी की है, उसमें से डिडक्ट होने लगा। लेकिन फिर भी ये समस्याएं थी कि टैक्स के ऊपर टैक्स अभी भी चल रहा था, एक्साइज ड्यूटी और वैट चल रहा था, या स्टेट एक्साइज ड्यूटी और वैट चल रहा था। राज्यों की दरें अलग अलग थीं और ट्रकों का जो मूवमेंट था वो एंट्री और ऑक्ट्री की वजह से स्लो होता था। तो इन सारी समस्याओं का निदान के लिए कि देश में एक ही टैक्स हो गुड्स और सर्विसेज के लिए, केंद्र और राज्यों के अलग अलग टैक्स नहीं हो, हर राज्य का टैक्स समान हो, इस परिप्रेक्ष्य में जीएसटी की अवधारणा को समझा गया और भारत में इसको लाया गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मैं आपसे जीएसटी के और एस्पेक्ट के बारे में बात करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।